वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड ईयर केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर एनालिटिकल केमिस्ट्री। और आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर, चूँकि ये पहला लेक्चर है हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड, इसमें हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे कि एनालिटिकल केमिस्ट्री है क्या और इसके अंदर हम लोग किस किस्म के एनालिसिस की बात करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों ने मेरी वीडियो लास्ट तक देखनी है। वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, और साथ में हमारे इस खूबसूरत से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी करें, ताकि आप लोगों को हर आने वाली मेरी वीडियो आप लोगों को मिल सके, ताकि आप लोग उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो चलें हम लोग बात करते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है, किस किस्म की ये साइंस की, ये किस किस्म की केमिस्ट्री की ब्रांच है। हम सबसे पहले इसके डिफिनीशन की तरफ चलते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of characterization or identification of chemical compound। हमने यहाँ पर बात की है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री एक इस किस्म की केमिस्ट्री की ब्रांच है कि जिसके अंदर हम लोग आइडेंटिफिकेशन या करेक्टराइजेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड की बात करेंगे। देखिए, हमें मालूम है कि जब भी कोई केमिकल कंपाउंड किसी भी टेक्निक के थ्रू उसको बनाया जाता है या उसको नेचुरल प्रोडक्ट से आइसोलेट करते हैं, उसके बाद उसकी केमिकल कंपोजिशन को देखा जाता है क्या है इसके अंदर, कौन कौन से टाइप के डिफरेंट एलिमेंट मौजूद हैं उसके अंदर और उनकी आपस में रेशो क्या है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर एक्चुअली हम लोग बात करेंगे कि आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्टराइजेशन ऑफ द केमिकल कंपाउंड। अब हम लोग सबसे पहली जो बात यहाँ पर समझेंगे कि वो है लफ्ज़ एनालिटिकल को। एनालिटिकल का लफ्ज़ निकलता है एनालिसिस से, जिसका मतलब एनालिसिस का मतलब जिसको हम लोग उर्दू में कहते हैं तज्जिया करना, किसी भी चीज़ का जायज़ा करना, किसी भी चीज़ को परखना। देखिए, हमें मालूम है कि एनालिसिस होता है दो तरह का, एक को कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक को कहा जाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सबसे पहली बात हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस को पढ़ेंगे। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है? तो देखें, क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम लोग किसी भी सब्सटेंस की काइंड को डिफाइन करेंगे या डिस्क्राइब द काइंड ऑफ ए सब्सटेंस, कि किस टाइप का वो सब्सटेंस है। और दूसरी बात हम लोग इसके अंदर व्हाट का जवाब देंगे कि वो चीज़ है क्या। और तीसरी बात हम लोग इसके अंदर बताएंगे कि टाइप्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, के क्या क्या चीज़ उस कंपाउंड के अंदर मौजूद है। मैं पहले आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस समझा दूँ, फिर हम लोग डेली लाइफ के एग्जांपल देखेंगे कि उससे आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात क्लियर हो जाएगी। तो अब देखें क्वांटिटेटिव एनालिसिस। देखें, क्वांटिटेटिव एनालिसिस का लफ्ज़ ही क्वांटिटी से निकला है, जिसका मतलब होता है मिकदार वगैरह। क्वांटिटी हमें मालूम है कि हम लोग इसकी बात करते हैं कोई मिकदार वगैरह। तो देखिए, क्वांटिटेटिव एनालिसिस इस किस्म का एनालिसिस के जिसके अंदर हम लोग मेजरमेंट ऑफ मैटर करेंगे, जिसमें हम लोग किसी भी कंपाउंड के मास को या किसी भी कंपाउंड के वॉल्यूम को मेजर करेंगे, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब मैं आपको अपनी डेली लाइफ से, देखें इससे तकरीबन हर बंदे का वास्ता पड़ता है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस को हम लोग रोज़ अपनी ज़िंदगी के अंदर रोज़मर्रा के कामों के अंदर हम लोग देखते हैं। देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक बैग हो और हमें कोई ला के दे के बताएं इसमें क्या चीज़ है, तो हम देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हम लोग उस बैग को खोलेंगे। हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, वो जो बैग हमें दिया गया है उस बैग को ओपन करेंगे, उसको खोलेंगे। अब जब हम लोग बैग को ओपन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ना कि उसके अंदर क्या है। हम लोग किसका जवाब दे देंगे, इस व्हाट का जवाब दे देंगे कि उसके अंदर क्या है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं, तो हम लोग बताएंगे कि इस बैग के अंदर फ़लाँ चीज़ मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने टाइप ऑफ एलिमेंट बता दिया। अभी कंपाउंड की बात नहीं कर रहा, मैं डेली लाइफ की बात कर रहा हूँ, कि हमने बता दिया कि उसके अंदर क्या कुछ चीज़ है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमसे कोई पूछता है कि बताओ उसके अंदर इन चीज़ों की मिकदार क्या है। जब हम लोग उस बैग को उठाकर किसी भी वेइंग बैलेंस के ऊपर रख कर उसको वे करेंगे, उसका वज़न मालूम करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि उसके अंदर उस सब्सटेंस की क्वांटिटी क्या है। तो ये हमारे पास क्या होगा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब आते हैं हम लोग अपनी केमिस्ट्री की तरफ के, जहाँ पर हम लोग क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करेंगे। मैं आपको एक सबसे आसान एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास
एक गिवन कंपाउंड है, एक इतना सा हमारे पास कोई बीकर हमारे पास ला के दे दिया और यहाँ पर कोई सॉलिड मटेरियल पड़ा हुआ है, सॉलिड मटेरियल, अभी पता नहीं कि ये क्या चीज़ है, किसी भी किस्म का कोई पाउडर वगैरह है, और हमें कहा गया है कि इसका एनालिसिस करें। तो हम सबसे पहले उसको देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें मालूम हो गया कि ये हमारे पास क्या है कि ग्लूकोज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें वो वाइट मटेरियल नज़र आया तो हम लोगों ने कहा कि ये ग्लूकोज़ है। अब देखें हमने इस क्वालिटेटिव एनालिसिस कर लिया, उसका जायज़ा हम लोगों ने ले लिया कि उसका व्हाट का जवाब हम लोगों ने दे दिया कि वो क्या है। दूसरी बात हम लोग देखेंगे कि उसका मास क्या है, और इसके साथ साथ हम लोग ये देखेंगे कि उस ग्लूकोज के अंदर, ये इंशाल्लाह आगे चलकर हम लोग एनालिटिकली डिफरेंट टेक्निक पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि किसी भी कंपाउंड के अंदर मौजूद डिफरेंट एलिमेंट को किस तरह से मालूम किया जाता है। तो हमें फिर पता चलेगा कि इस ग्लूकोज के अंदर, उसके बाद जब क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे तो हमें पता चलेगा ग्लूकोज के अंदर क्या कुछ मौजूद है। तो हम कहेंगे कार्बन मौजूद है, साथ में हाइड्रोजन मौजूद है, साथ में ऑक्सीजन मौजूद है। फिर उसके दरमियान अगर हम लोग रेशो की बात करें कि यहाँ पर रेशो क्या है, इनके दरमियान डिफरेंट एलिमेंट के दरमियान जहाँ पर रेशो क्या होगी, तो फिर हमें पता चलेगा कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला चूँकि होता है C6H12O6, यानी हम लोग इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूले को देखा और इसका एम्पेरिकल फार्मूले की अगर हम लोग बात करें तो क्या रहेगा, CH2O, इसका एम्पेरिकल फार्मूला बनेगा CH2O। ठीक है, यहाँ इसको मैंने कैंसिल आउट कर लिया। CH2O इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, एम्पेरिकल फार्मूला। ये है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और इसके बाद ये है इसका एम्पेरिकल फार्मूला। अब देखिए, हमने इस गिवन सब्सटेंस जिसका कुछ भी पता नहीं था उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस भी किया, क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी किया। क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर हमने व्हाट का जवाब दिया कि वो चीज़ है क्या। फिर उसके बाद हमने क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम लोगों ने उसको देखा कि उसके अंदर क्या कुछ मौजूद है। तो हमने कहा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है। किस रेशो के अंदर मौजूद है, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि दे आर प्रेजेंट इन 1:2:1। तो ये है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब हम लोग बात करेंगे कि एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर कितनी टाइप की डिफरेंट टेक्निक्स को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, कौन कौन सी एनालिटिकल टेक्निक की जिसको इस चैप्टर के अंदर पढ़ा जाएगा। क्योंकि ये आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है एनालिटिकल केमिस्ट्री का, इसके अंदर सिर्फ मैं आप लोगों को हर एक जो इस चैप्टर के जो टॉपिक है उनका सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। अब हमने कहा कि टाइप्स ऑफ टेक्निक्स यूज्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री की कौन कौन सी टेक्निक है जो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहली बात हमने यहाँ पर लिखी है कि देखिए, हमें मालूम है कि क्लासिकल टेक्निक, इसको कहा जाता है कंबस्टन एनालिसिस। कंबस्टन एनालिसिस के अंदर हम लोग मेजर करते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ दोज कंपाउंड हैविंग ओनली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखिए, हमारे पास डिफरेंट टाइप के कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर डिफरेंट टाइप के एलिमेंट मौजूद होते हैं। लेकिन ये जो क्लासिकल टेक्निक है, क्लासिकल टेक्निक के थ्रू हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या, और इसको क्या कहा जाता है, कंबस्टन एनालिसिस। इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इंशाल्लाह इसी को स्टार्ट करेंगे, इसको पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी हैं, वो भी हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। क्लासिकल टेक्निक के अंदर हम लोग मेजर करते हैं मॉलिक्यूलर मास उन कंपाउंड का कि जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद है, मीन के कार्बन मौजूद हो, हाइड्रोजन मौजूद हो और साथ में ऑक्सीजन मौजूद हो। तो कंबस्टन एनालिसिस की जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो असल में यही है कि ये सिर्फ चंद एक कंपाउंड ही के एनालिसिस के बारे में हमें बता सकती है ये वाली टेक्निक कि जिनके अंदर ये वाले एलिमेंट मौजूद हों, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा कंपाउंड है कि जिनके अंदर इन्हीं के साथ साथ कोई और एलिमेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोरीन मौजूद है, नाइट्रोजन मौजूद है, अच्छा इसके साथ कोई सल्फ़र वगैरह मौजूद है। तो इन एलिमेंट का एनालिसिस कंबस्टन एनालिसिस या क्लासिकल टेक्निक नहीं कर सकती। ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिन कंपाउंड के अंदर मौजूद हों उन्हीं का एनालिसिस कर सकती है। ऐसे कंपाउंड के जिनके अंदर इन्हीं के साथ साथ या जिनके अंदर क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फ़र या अदर कोई और का एलिमेंट मौजूद हों, उनका एनालिसिस इस क्लासिकल टेक्निक के थ्रू नहीं किया जा सकता। अब हम लोग इस चैप्टर का जो दूसरा पोर्शन होगा जिसको कहा जाता है कि मॉडर्न टेक्निक,
देखिए इसका ये जो क्लासिकल टेक्निक है इसका ड्रॉबैक था कि ये सिर्फ और सिर्फ चंद एक कंपाउंड तक रिस्ट्रिक्टेड है। इसका एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले कंपाउंड ही का है, बल्कि ऐसे कंपाउंड के जिनके अंदर क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर या बाकी कोई एलिमेंट मौजूद हो उनका एनालिसिस ये वाली टेक्निक नहीं कर सकेगी। तो फिर कौन सी टेक्निक उनके लिए इस्तेमाल करेंगे? तो मॉडर्न टेक्निक हम लोग इस्तेमाल करेंगे। मॉडर्न टेक्निक के अंदर क्या क्या है? तो स्पेक्ट्रोस्कोपी है। स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसकी मैं शॉर्ट से एक डेफिनेशन यहाँ पर लिखता हूँ कि इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद इंटरेक्शन ऑफ EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। कोई भी हमारे पास सैंपल है, देखिए वो मैटर ही है, उसके साथ जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्ट्राइक करती हैं तो उसकी जो स्टडी है उसका नाम क्या होता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे। नंबर 1 है UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, नंबर 2 है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, नंबर 3 है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड नंबर 4 है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, या इसको मास स्पेक्ट्रोमीट्री भी कहते हैं या मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। ये 4th वन टेक्निक हमारे पास है, मास स्पेक्ट्रोमीट्री। अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर जो हम लोग मॉडर्न मेथड या मॉडर्न टेक्निक पढ़ेंगे उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि वो हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी या हर एक टेक्निक का क्या क्या काम है, वो हमें किस किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। देखें, सबसे पहली जो स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसके अंदर हम लोग UV विजिबल रेडिएशन को इस्तेमाल करके UV विजिबल, देखें आपको मालूम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है उसके अंदर डिफरेंट टाइप की रेडिएशन होती हैं। उसमें से अगर हम लोग UV विजिबल रेडिएशन को इस्तेमाल करते हुए, इन रेज को या इन रेडिएशन को इस्तेमाल करते हुए हम लोग किसी भी कंपाउंड का एनालिसिस जब करेंगे तो उसका नाम क्या होगा? UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेन फंक्शन क्या है, मेन काम क्या है? तो UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें बताएगी कि आया किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कंजुगेशन है या वो सिस्टम नॉन कंजुगेटेड है। देखिए, कंजुगेशन कहते हैं अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड को। देखिए, जैसा कि आपको ये पहला जो कंपाउंड है इसके अंदर आपको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल और फिर डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी आप, और दूसरे के अंदर यहाँ पर हमें देखिए डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और फिर डबल बॉन्ड है। तो ये है हमारे पास एक नॉन कंजुगेटेड सिस्टम कि जिसके अंदर कंजुगेशन नहीं है, नॉन कंजुगेटेड सिस्टम। और जबकि ये जो पहला वाला है हमारे पास, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? कंजुगेटेड सिस्टम। तो UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो हमें इंफॉर्मेशन देती है कि आया गिवन जो कंपाउंड है उसके अंदर कंजुगेशन है या उसके अंदर कंजुगेशन नहीं है। इसके बाद हम लोग बात पढ़ेंगे कि दूसरी टाइप की टेक्निक जो है वो है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि इट टेल अस अबाउट द टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड, कि किस टाइप का फंक्शनल ग्रुप इस कंपाउंड के अंदर मौजूद है। देखिए, डिफरेंट टाइप की आपको मालूम है, डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो कि आप लोगों ने इस किताब के तीसरे चैप्टर के अंदर, जो कि क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जो चैप्टर है उसके अंदर पढ़ा है कि डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल है कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड तो अल्केन का फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड है तो अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप है, ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन का फंक्शनल ग्रुप है। देखें, डबल बॉन्ड है, अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप। तो इस तरह ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं। और अगर C डबल बॉन्ड O ग्रुप मौजूद हो तो कार्बोनाइल ग्रुप है। ये डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप है, मीन के स्पेशली एल्डिहाइड और कीटोन का। तो इस तरह के डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को ये आइडेंटिफाई करता है। इसके बाद है NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। अच्छा, मैंने यहाँ पर न्यूक्लियर मैग्नेटिक लिख दिया है, तो ये न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ही एडवांस टेक्निक है। किसी भी मॉलिक्यूल के जो डिफरेंट आइसोमर होते हैं उन आइसोमर को आपस में डिफरेंशिएट करने के लिए न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी को इस्तेमाल किया जाता है।
अब देखिए मैं आपको एक आसान एग्जांपल दे दूं। यहाँ पर मैंने दो मुख्तलिफ मालिक्यूल लिखे हैं। एक है एन प्रोपाइल क्लोराइड, एक है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। देखिए दोनों का मालिक्यूलर फार्मूला सेम है। अगर आप लोग इसको देखो तो दोनों का मालिक्यूलर फार्मूला आपको सेम दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों की सिर्फ स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ऐसे दो कंपाउंड के जिनका मालिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो तो ऐसे कंपाउंड को आइसोमर कहा जाता है। अब जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो इन दो आइसोमर के दरमियान डिफरेंस क्रिएट करेगी कि आया ये कौन सा आइसोमर है, आया ये एन प्रोपाइल क्लोराइड है या आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है। क्योंकि देखिए दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम है, इसका भी फंक्शनल ग्रुप वही है, इसका भी वही है। अब इन दोनों की स्ट्रक्चर डिफरेंट है और स्ट्रक्चर ही की बुनियाद पर पता चलेगा कि आया इनमें से कौन सा एन प्रोपाइल क्लोराइड है और कौन सा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है। तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का असल काम जो है वो है टू डिटेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। इसका जो असल काम है वो है टू डिटेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर को डिटेक्ट करना या स्ट्रक्चर को इलूसिडेट करना, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर को मालूम करना, यह है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का काम। और इसके बाद जो इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन होगा वो है मास स्पेक्ट्रोमीट्री या मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का आसान का काम जो है वो है नेचुरल एबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स को मालूम करना या डिटेक्ट करना। कि देखिए आपको मालूम है कि डिफरेंट जो एलिमेंट होते हैं उनके जो आइसोटोप्स होते हैं हर एक की नेचुरल एबंडेंस अलग अलग है। देखिए हमारे पास एक है कार्बन 12, एक है कार्बन 13, कार्बन 14, इनमें से हर एक की अपनी अपनी नेचुरल एबंडेंस है। इस तरह नाइट्रोजन के आइसोटोप्स हैं, नियान के आइसोटोप्स हैं, तो डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, हर एक की अपनी अपनी नेचुरल एबंडेंस है। तो किसी भी एलिमेंट की नेचुरल एबंडेंस को मालूम करने के लिए या कंपाउंड के अंदर फ्रेगमेंट को मालूम करने के लिए मास स्पेक्ट्रोमेट्री की टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह कल से हम लोग सेकंड लेक्चर के अंदर हम लोग सबसे जो पहली टेक्निक है कंबस्शन एनालिसिस वो क्या है उसका पूरा मेथड पढ़ेंगे और साथ में इससे रिलेटेड डिफरेंट न्यूमेरिकल को हल करेंगे।